Hello dear students, welcome to another video lecture on 360 biology tutorials by Tanvir Malik. In this particular lecture we are going to talk about an important cell organelle that is mitochondria. चलिए आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं. इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये किस काम आता है सेल के अंदर. माइटोकॉन्ड्रिया is important for carrying out the aerobic respiration and oxidative phosphorylation. चलिए एक तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में काम आता है, दूसरा इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. चलिए एरोबिक रेस्पिरेशन आप सबको पता है. एरोबिक रेस्पिरेशन इज दैट रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है ना. तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है ना, तो ये हमारी सेल में दो स्टेप्स में होता है. एक को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, दूसरे को हम बोलते हैं क्रिब्स साइकिल. ठीक है ना. चलिए ये ग्लाइकोलिसिस जो होता है, ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रेस्पिरेशन का वो स्टेप है जो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, और क्रिब्स साइकिल जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है. ठीक है ना. तो हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, या हम कह सकते हैं इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन का क्रिब्स साइकिल होता है. ठीक है ना. और दूसरा इसका फंक्शन है कि ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में मदद करता है. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का मतलब है एटीपी सिंथेसिस, यानी कि एटीपी बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है इस क्रेब्स साइकिल के दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान. और यही एटीपी जो है ये सेल के लिए चाहिए फॉर कैरिंग आउट द डिफरेंट फंक्शंस. तो सेल को अगर काम करना है, फंक्शंस करने हैं, तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए, और उसके लिए एनर्जी का सोर्स कौन बनता है? यही एटीपी बनता है. ओके. चलिए ये तो हो गया कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में मदद करता है. इसके बाद जब हम डिस्कवरी की बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, व्हाट दिस माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय कोलिकर in 1880 from the insect flight muscle cell. तो इंसेक्ट की फ्लाइट मसल सेल से कोलिकर ने इसको 1880 में डिस्कवर किया, एंड ही नेम्ड इट एज सार्कोसोम. उस टाइम कोलिकर ने इसका नाम क्या रखा? सार्कोसोम. हमें पता है आज के सार्कोसोम स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, तो उस टाइम इसने इसका नाम रखा सार्कोसोम का. सार्को टर्म इज रिलेटेड विद द मसल सेल. ओके. चलिए उसके बाद और एक साइंस आ गया फ्लेमिंग. फ्लेमिंग ने इसका नाम रखा फिलिया. उसके बाद और एक साइंस आ गया, उसका नाम था ऑल्टमैन. ऑल्टमैन ने इसका नाम रखा बायोब्लास्ट. ठीक है ना. तो पहले कोलिकर ने इसका नाम रखा सार्कोसोम, फिर फ्लेमिंग ने इसका नाम रखा फिलिया, फिर ऑल्टमैन ने इसका नाम रखा बायोब्लास्ट. उसके बाद और एक साइंस आ गया, उसका नाम था बिंदा 1898 में. और यही बिंदा वो साइंस था जिसे इसका नाम रखा माइटोकॉन्ड्रिया. सो द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज कॉइन्ड बाय बिंदा. ठीक है. अब चलिए उसके बाद 1948 में और एक साइंस आ गया, उसका नाम था हुगी बून. हुगी बून ने हमें यह बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल है, इट एक्चुअली एक्ट्स एज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन. तो इसने हमें यह बताया माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर वो सेल ऑर्गेनेल है जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन कैरी आउट करता है. चलिए सो दिस वाज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. चलिए अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम बहुत सारे नामों से पुकारते हैं, जैसे वी कॉल इट एज द पावर हाउस ऑफ सेल, वी आल्सो कॉल इट एज द सेल बैटरी, वी आल्सो कॉल इट एज द एटीपी मिल. चलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम बहुत सारे नामों से पुकारते हैं. इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, इसको हम सेल बैटरी भी बोलते हैं, इसको हम एटीपी मिल भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी बनाता है, और ये एटीपी इस सेल में एक्ट करता है एज पावर हाउस. या ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास एटीपी है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल में एक्ट करता है एज पावर सोर्स या सेल बैटरी. मान लीजिए ये पूरी सेल को एनर्जी देता है, पूरी सेल को पावर देता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और जिसकी वजह से ये सेल डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकती है. So all this is possible because of the ATP produced by the mitochondria, and for this reason it's also called powerhouse cell battery or ATP mill. अब 2006 के नीट एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया था, which of the following is called energy currency of cell. एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. तो बेटा याद रखिएगा एनर्जी करेंसी ऑफ सेल हम बोलते हैं एटीपी को,
याद रखिएगा, एटीपी इज कॉल्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है ना। तो एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी मिल है सेल का। ओके, चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट द लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है डिफरेंट सेल्स में इसका नंबर डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि हर एक सेल में जो नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का वो एक जैसा होता है, नहीं, ये डिपेंड करता है कि सेल कैसी है, सेल कैसी एक्टिविटीज करती है, सेल कैसी फंक्शंस करती है। उसी हिसाब से जितना ज्यादा फंक्शन करेगी, जितना ज्यादा सेल एक्टिव होगी, उतना ज्यादा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा, ठीक है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरेला की एग्जाम्पल लेंगे। क्लोरेला एक किस्म का एल्गी है, ठीक है ना। इसी तरीके से ट्राइपैनोसोमा, ट्राइपैनोसोमा एक किस्म का प्रोटोजुआ है, ठीक है ना। इन दोनों में होता है सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया, इनकी सेल्स में सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, एक ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए स्पर्म सेल पे, ह्यूमन स्पर्म सेल, इसमें होते हैं 20 to 24 माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। अब आ जाइए किडनी सेल पे, किडनी सेल में होते हैं 300 to 400 माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आ जाइए लिवर सेल पे, लिवर की सेल्स बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं, बहुत ज्यादा बिजी होती हैं, तो इस वजह से इनमें होते हैं 500 to 1000 माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर हम इंसेक्ट की फ्लाइट मसल सेल लेंगे, फ्लाइट मसल सेल ऑफ इंसेक्ट, इसमें होते हैं सबसे ज्यादा 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया इंसेक्ट की फ्लाइट मसल सेल्स में होते हैं, कितने होते हैं 5 लाख, ठीक है ना। स्पर्म सेल कंटेन्स 20 to 24, kidney cell contains 300 to 400, liver cells contains 500 to 1000 mitochondria, and the highest number of mitochondria is present in the insect flight muscles at how much 5 lakh mitochondria। चलिए बेटा अब आगे चलते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखने के लिए अगर हमें स्ट्रक्चर देखना है इसका, तो हम बेटा एक डाई का इस्तेमाल करते हैं। उस डाई को हम बोलते हैं जैनस ग्रीन बी, जैनस ग्रीन बी। जैनस ग्रीन बी एक किस्म का स्टेन है, एक किस्म का डाई है। तो इस डाई को हम इस्तेमाल करते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखने के लिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, विच डाई इज यूज्ड टू color or to explain the structure of mitochondria, it's called the Janus green B। अब चलिए हम आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर पे कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। चलिए जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इस माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व करते हैं, we observe the mitochondria under the इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं तो हमें 4 स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। फर्स्ट वन इज आउटर मेम्ब्रेन, सेकेंड वन इज इनर मेम्ब्रेन, थर्ड वन इज आउटर चैम्बर, फोर्थ वन इज इनर चैम्बर। सो जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इस माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें 4 स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर चैम्बर, इनर चैम्बर, ठीक है ना। या आउटर चैम्बर को हम आउटर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, इनर चैम्बर को इनर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। चलिए जब हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं तो बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये ओवल शेप्ड होता है, ठीक है ना, या सॉसेज शेप्ड होता है, ठीक है ना। तो चलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया में आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेन। सेल के अंदर बहुत कम ऐसी ऑर्गेन्स हैं जिनको बाहर से 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं। चलिए उनमें एक माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरा क्लोरोप्लास्ट है, तीसरा न्यूक्लियस है। इन 3 ऑर्गेनेल्स के पास 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं बाहर से, बाकी सबके पास एक ही मेम्ब्रेन होता है एक्सेप्ट राइबोसोम, उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। तो इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेन। ये है बाहर से, दिस इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। और उसके बाद आप देख रहे हैं ये जो फोल्ड्स की, दूसरा जो इनर मेम्ब्रेन होता है ये राउंडेड नहीं होता है, ये ओवल नहीं होता है, ये होता है फोल्ड्स की फॉर्म में, ठीक है ना। चलिए इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब चलिए ये इनर मेम्ब्रेन जो होता है ये होता है इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड्स। इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टा। आगे जाके इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए अब उसके बाद है तीसरा स्ट्रक्चर आउटर चैम्बर। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो आप ये स्पेस देख रहे हैं, ये वाली स्पेस, दिस इज कॉल्ड आउटर चैम्बर। यहां पे मैंने लिखा दिस कॉल्ड आउटर चैम्बर।
और उसके बाद इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये चैम्बर है, दिस इज कॉल्ड एज इनर चैम्बर. सो दीज आर द फोर स्ट्रक्चर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन और द माइटोकॉन्ड्रिया व्हेन वी ऑब्जर्व इट अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. चलिए अब हम एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं. पहले हम बात करेंगे आउटर मेम्ब्रेन की. ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है, इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 60 to 75 एंगस्ट्रॉम्स. 60 to 75 एंगस्ट्रॉम्स. और ये आउटर मेम्ब्रेन जो होता है ये होता है परमिएबल. परमिएबल का मतलब है इसके थ्रू इजीली मटेरियल्स क्रॉस कर सकते हैं, अंदर और बाहर निकल सकते हैं. ये परमिएबल क्यों होता है, ये हाई परमिएबल क्यों होता है, क्योंकि इसमें होते हैं पोरिन प्रोटीन्स. पोरिन प्रोटीन्स इसमें होते हैं जो इसको हाई परमिएबिलिटी देते हैं. ठीक है ना. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें जो प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होता है दैट इज 60:40. यानी कि आउटर मेम्ब्रेन में 60% प्रोटीन्स होते हैं, 40% लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा आप याद रखेंगे जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन में एक मार्कर एंजाइम होता है. याद रखिएगा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में आपको बहुत सारी एंजाइम्स मिलेंगे, लेकिन इन चार स्ट्रक्चर्स में आपको एक एक एंजाइम, जिसको हम मार्कर एंजाइम बोलते हैं, मार्कर एंजाइम हो गया जो पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली किसी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है. ठीक है ना. और जो प्रिंसिपल एंजाइम हो, चलिए आउटर मेम्ब्रेन में प्रिंसिपल एंजाइम कौन है, इसको हम बोलते हैं मोनोएमाइन ऑक्सीडेज. ये पूछा जाता है एंट्रेंस में, तो आप याद रखेंगे द मार्कर एंजाइम इन द आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मोनोएमाइन ऑक्सीडेज. ठीक है ना. तो आउटर मेम्ब्रेन की थिकनेस है 60 to 75 एंगस्ट्रॉम्स. ये परमिएबल है, हाई परमिएबल, क्योंकि इसमें पोरिन प्रोटीन्स होते हैं. इसमें प्रोटीन और लिपिड का रेशियो होता है 60:40, 60% प्रोटीन्स, 40% लिपिड्स. इसमें मार्कर एंजाइम होता है, प्रिंसिपल एंजाइम होता है, जिसको हम बोलते हैं मोनोएमाइन ऑक्सीडेज. चलिए बेटा, अब दूसरे स्ट्रक्चर पे आते हैं, दैट्स कॉल्ड एज द इनर मेम्ब्रेन. चलिए इनर मेम्ब्रेन पे आते हैं. इनर मेम्ब्रेन जो होता है इसकी भी थिकनेस होती है बिल्कुल आउटर मेम्ब्रेन जैसी. कितनी होती है, 60 to 75 एंगस्ट्रॉम्स. ठीक है. लेकिन ये होता है सेमी परमिएबल. ये पूरा परमिएबल नहीं होता है, यानी कि इसके थ्रू मटेरियल्स इजीली क्रॉस नहीं कर सकते हैं. ठीक है ना. ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर अलाउड टू पास थ्रू इन एंड आउट ऑफ दिस मेम्ब्रेन. तो ये सेमी परमिएबल क्यों है, क्योंकि इसमें लेस पोरिन प्रोटीन्स होते हैं. इसमें पोरिन प्रोटीन्स कम होते हैं, तभी ये ज्यादा परमिएबल नहीं होता, ये सेमी परमिएबल होता है. ठीक है ना. अब इसमें प्रोटीन और लिपिड का रेशियो कितना होता है, आप सबको पता है कि हर कोई मेम्ब्रेन जो सेल में होता है, चाहे बाहर वाला सेल मेम्ब्रेन हो या ऑर्गेनेल्स का अपना मेम्ब्रेन हो, ठीक है ना, इनकी अपनी अपनी क्या होती है, इसमें प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं ज्यादा कंसंट्रेशन में. तो इनर मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं, लेकिन प्रोटीन और लिपिड का रेशियो होता है 80:20, यानी कि इसमें प्रोटीन्स होते हैं 80%, लिपिड्स होते हैं 20%. ओके. चलिए, अब इस इनर मेम्ब्रेन में भी एक मार्कर एंजाइम होता है. उस मार्कर एंजाइम को हम बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. चलिए, आउटर मेम्ब्रेन में था प्रिंसिपल एंजाइम या मार्कर एंजाइम मोनोएमाइन ऑक्सीडेज. इनर मेम्ब्रेन में मार्कर एंजाइम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. ओके. चलिए, अब मैंने अभी बताया आपको कि जो ये इनर मेम्ब्रेन होता है ये होता है इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड्स. आप देख सकते हैं यहाँ पे फोल्ड्स हैं, और इन फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रिस्टा. ठीक है ना. इसका मतलब ये है कि जितने ज्यादा फोल्ड्स होंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा होगा. इसका मतलब ये है कि इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया आउटर मेम्ब्रेन के मुकाबले में ज्यादा होता है. ठीक है ना. इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है. ठीक है ना. चलिए, अब जब हम इस इनर मेम्ब्रेन को अंदर वाली साइड से देखते हैं, आप देखते हैं कि इस इनर मेम्ब्रेन को अंदर वाली साइड से ये छोटे छोटे लॉलीपॉप शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं. इन लॉलीपॉप शेप्ड स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं, ये लॉलीपॉप शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम बोलते हैं ऑक्सीसोम्स. ठीक है. या ऑक्सीसोम्स भी बोलते हैं, या F0 F1 पार्टिकल्स भी बोलते हैं, या इनको हम बोलते हैं फर्टिनाज मोरैन पार्टिकल्स. तो इस स्ट्रक्चर को आप बहुत सारे नामों से पुकार सकते हैं. ये लॉलीपॉप शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको आप ऑक्सीसोम भी बोल सकते हैं, F0 F1 पार्टिकल भी बोल सकते हैं, फर्टिनाज मोरैन पार्टिकल भी बोल सकते हैं. थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रक्चर यहां पे दिखाता हूं इस ऑक्सीसोम का. मान लीजिए ये है ऑक्सीसोम. ठीक है ना. इस ऑक्सीसोम में 3 हिस्से होते हैं, एक होती है बेस, स्टार्क और हेड. ठीक है ना. अब बेस जो होती है इसको हम बोलते हैं F0 पार्ट, हेड जो होता है इसको हम बोलते हैं F1 पार्ट. इसी वजह से ऑक्सीसोम का पूरा नाम इसको हम बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल भी. ठीक है ना.
अब ये बेस जो होता है ये एक्ट करता है एज प्रोटॉन टनल। हालांकि ये आपको बॉटनी में पढ़ना है, ये रेस्पिरेशन के दौरान क्रेब्स साइकिल में, कि ये सारी चीजें कैसे होती हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्रेब्स साइकिल में पढ़ना है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में आपको रेस्पिरेशन में पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं इसका, कि बेस जो होती है एफ नॉट पार्ट जो होता है, इसके थ्रू प्रोटॉन्स अंदर जाते हैं। मान लीजिए प्रोटॉन्स इसी चैनल के थ्रू अंदर जाते हैं, ठीक है ना। और जब प्रोटॉन्स अंदर जाते हैं, जो ये हेड होता है ये एक्ट करता है एज एटीपी सिंथेटेज, ये एक्ट करता है एज एटीपी, या पूरा जो ऑक्सीसोम है ये एक्ट करता है एज एटीपी सिंथेटेज, ठीक है ना। तो ये हेड जो है या ये एटीपी सिंथेटेज एंजाइम जो है ये एक्टिव हो जाता है, और इसके एक्टिव होने की वजह से क्या होता है, इट हेल्प्स इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू फॉर्म एटीपी, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया में यही ऑक्सीसोम वो स्ट्रक्चर है जो एटीपी बनाता है, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है, ठीक है ना। चलिए, अब जो जब हम माइटोकॉन्ड्रिया में देखते हैं कि ऑक्सीसोम्स का नंबर क्या होता है, तो एक माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम्स का नंबर होता है 10,000 टू 1 लाख, ठीक है ना। इस माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम्स का नंबर कितना होता है, 10,000 टू 1 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है ना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऑक्सीसोम भी बोलते हैं, एफ नॉट F1 पार्टिकल या फर्टिलाइजर पार्टिकल या रैकर्स पार्टिकल भी हम इसको बोलते हैं। अब इसका काम क्या है, ये एक्ट करता है एटीपी सिंथेसेस, ये कंबाइन करता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू फॉर्म एटीपी। ओके, सो दिस वाज अबाउट द इनर मेम्ब्रेन। अब चलिए तीसरा स्ट्रक्चर क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, दैट इज कॉल्ड एज आउटर चैम्बर। अब आउटर चैम्बर पे आते हैं, ठीक है ना। आउटर चैम्बर क्या है, इट इज द स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। चलिए, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इन दो के दरमियान जो ये स्पेस आप देख रहे हैं, ये वाली स्पेस, ये वाली स्पेस, दिस इज कॉल्ड एज द आउटर चैम्बर, ठीक है ना। ये आउटर चैम्बर जो होता है, आउटर चैम्बर की जो थिकनेस होती है या इसका डायमीटर जो होता है वो होता है 100 टू इट इज 400 टू 1000 एंगस्ट्रॉम्स। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस है, जगह है, जिसको हम बोलते हैं आउटर चैम्बर या आउटर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। तो इसकी थिकनेस कितनी होती है, 400 टू 1000 एंगस्ट्रॉम्स। और इसमें भी एक मार्कर एंजाइम होता है, उसको हम बोलते हैं एडिनाइलेट काइनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। आउटर मेम्ब्रेन में जो मार्कर एंजाइम था दैट वाज मोनोएमाइन ऑक्सीडेज, इनर मेम्ब्रेन में था साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, आउटर चैम्बर में है एडिनाइलेट काइनेस। तो आउटर मेम्ब्रेन में आप, आउटर चैम्बर में आप याद रखेंगे इसकी स्पेस, ये इट इज अ स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, एंड इसकी थिकनेस होती है 400 to 1000 एंगस्ट्रॉम्स, एंड इट द मार्कर एंजाइम इन द आउटर चैम्बर और आउटर कंपार्टमेंट इज कॉल्ड एज एडिनाइलेट काइनेस। ओके, चलिए अब लास्ट स्ट्रक्चर है, लास्ट पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का, दैट इज कॉल्ड एज द इनर चैम्बर, ठीक है ना। तो इनर चैम्बर किसको बोलते हैं, चलिए जो ये इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो आप ये स्पेस देख रहे हैं, ये वाली जगह देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज इनर चैम्बर। इनर चैम्बर भी बोल सकते हैं या इनर कंपार्टमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब इस इनर चैम्बर, इनर कंपार्टमेंट के अंदर होता है जो यहाँ पे जगह होती है, जो यहाँ पे फ्लूइड होता है, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब इस मैट्रिक्स में होता क्या है, इस मैट्रिक्स में होता है सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो एक तो इसमें सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ऐसे, इसमें दो स्ट्रैंड्स होती हैं। तो हमारी सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है लीनियर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, लेकिन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसके अलावा इसमें होता है आरएनए, तीनों टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए, तीनों टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन राइबोसोम्स यहाँ पे होते हैं 70s। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं 70s, लेकिन एक्सेप्ट मैमल्स, मैमल्स की जो सेल्स हैं, मैमल्स की सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उस माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं 55s राइबोसोम्स। याद रखिएगा 55s राइबोसोम्स, ठीक है ना। यूजुअली हम नॉर्मली देखते हैं टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, 80s एंड 70s। तो 70s माइटोकॉन्ड्रिया के इस मैट्रिक्स में होता है, लेकिन
जो ममेलियन माइटोकॉन्ड्रिया उसमें 70s नहीं होता, उसमें 55s होता है। बाकी सारे यूकेरियोटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में 70s राइबोसोम्स होते हैं। चलिए, इसके अलावा बहुत सारे किस्म के एंजाइम्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम्स किस लिए मदद करते हैं? वो एंजाइम्स हमें आते हैं मदद क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में बहुत सारी रिएक्शंस को कैरी आउट करना होता है, तो वो रिएक्शंस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में या इनर चैम्बर में। ओके, चलिए, इसके अलावा यहाँ पे कुछ मिनरल्स भी होते हैं, मिनरल्स भी यहाँ पे ट्रेसेस में प्रेजेंट होते हैं। चलिए, अब चूंकि इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसके पास आरएनए है, इसके पास राइबोसोम है, इसके पास एंजाइम्स है, ठीक है ना, तो ये क्या काम करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया अपनी रेप्लिकेट कॉपी खुद बनाता है, ये अपनी रेप्लिकेट कॉपी खुद बनाता है। चलिए, मान लीजिए अगर ये सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, अब इस माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरी कॉपी बनाना है तो ये खुद ही बनाता है। और ये कैसे बनाता है दूसरी कॉपी खुद? ये थ्रू बनाता है थ्रू बाइनरी फिशन, यानी कि सीधे इसका डिवीजन हो जाता है और दो माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं। और ये हमें बताया दो साइंटिस्टों ने, उनका नाम था लक एंड रिच। तो लक एंड रिच दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें ये बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है थ्रू बाइनरी फिशन, ठीक है ना। और उसके बाद दो साइंटिस्ट आ गए, एक का नाम था आल्टमैन एंड शिम्पर, ठीक है ना। आल्टमैन और शिम्पर ने हमें बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इनने बताया कि ये दरअसल इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट्स हैं। उन्होंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया दरअसल पहले पैरासाइट्स थे और किसी वजह से सेल के अंदर घुस गए और फिर ये हमेशा के लिए इसी सेल में रह गए, ठीक है ना। हाँ, और इस चीज को कंफर्म किया, हालांकि आल्टमैन शिम्पर ने बताया था कि इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स हैं, ठीक है ना, तो इसको कंफर्म बाद में किया मार्गुलियस ने, मार्गुलियस और शिवाज ने, मार्गुलियस और शिवाज, मार्गुलियस और शिवाज ने हमें ये बताया, इन्होंने कंफर्म किया कि ये इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स हैं। और बल्कि उन्होंने बताया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये होते हैं एंडोसिम्बायोट्स। एंडोसिम्बायोट्स का मतलब है कि ये सेल के अंदर होते हैं और ये सेल के साथ रहते हैं इन ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी कि सेल को एटीपी देते हैं और सेल इनको जगह देता है रहने के लिए, और बाकी जो इनको मटेरियल चाहिए वो ये प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। हाँ, चलिए, ये आप याद रखेंगे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया अपनी रेप्लिकेट कॉपी खुद बनाता है थ्रू बाइनरी फिशन, और ये प्रूव किया लक एंड रिच ने। इसके बाद आल्टमैन और शिम्पर ने बताया कि ये इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स हैं। इस कॉन्सेप्ट को प्रूव किया मार्गुलियस और शिवाज ने, और उन्होंने बताया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर एंडोसिम्बायोट्स होते हैं, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं विद द सेल, ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज दैट कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इट इज कॉल्ड एज द सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, इसको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। हालांकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है ये अपनी रेप्लिकेट कॉपी खुद बनाता है, ठीक है ना, लेकिन इसको रेप्लिकेट कॉपी खुद बना, हालांकि इसके पास डीएनए और सब चीजें जो रेप्लिकेट बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन फिर भी ये सेल के साइटोप्लाज्म से कुछ मटेरियल्स लेता है जो इसको रेप्लिकेशन के लिए जरूरी होते हैं। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। ऑटोनॉमस का मतलब हो गया खुद मुख्तार, ये अपनी कॉपी खुद बनाता है लेकिन कुछ मटेरियल्स इसको सेल के साइटोप्लाज्म से चाहिए, इस वजह से इसको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। तो ये चीज आप इसमें याद रखेंगे कि ये सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद द फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले ही मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन कैरिंग आउट द रेस्पिरेशन, एटीपी सिंथेसिस, ठीक है ना, या हम कहेंगे ये क्रेब्स साइकिल इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसको हम टीसीए साइकिल भी बोलते हैं, ट्राइकार्बोक्सिलेज साइकिल, ठीक है ना। तो क्रेब्स साइकिल इसके अंदर होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और ये एटीपी सिंथेसाइज करता है। इसके अलावा ये फैटी एसिड्स भी सिंथेसाइज करता है और इसके अलावा ये कुछ एमाइनो एसिड्स को भी सिंथेसाइज करता है, जैसे एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, या ऐसे एमाइनो एसिड्स हैं जो यही माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज करता है, फैटी एसिड भी सिंथेसाइज करता है। और इसके अलावा मेन जो लेकिन इसका रोल है सेल के अंदर इस माइटोकॉन्ड्रिया का, वो यही है कि ये क्रेब्स साइकिल करता है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, ये एटीपी सिंथेसाइज करता है और ये एक्ट करता है एज द पावर हाउस फॉर द सेल, एज द एटीपी जनरेटर,
हाँ, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं एटीपी मिल भी. सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक ऑफ द mitochondria. I will meet in the next lecture with a new topic. Till then, thank you very much.